नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। महबूबा मुफ्ती को आपने सुना। एक तरफ कश्मीर में लगातार आतंकियों की बौखलाहट टारगेट किलिंग के तौर पर देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने आतंकी साजिशों को भी टारगेट किया हुआ है। ऑपरेशन क्लीन के जरिए आतंक का सफाया लगातार किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों की बात करें तो सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 10 आतंकियों को ढेर किया है। आपके लिए जानना जरूरी है कि 3 आतंकी इसमें जैश ए मोहम्मद के थे और 7 आतंकी लश्कर ए तैयबा के। टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट को मारने वाले आतंकियों को सुरक्षा बलों ने आज मार गिराया, उसकी हत्या का बदला पूरा किया। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं, अभी आपने सुना, वो पूछ रही सिक्योरिटी फोर्सेस से कि पहले क्या हो जाता है, जब हत्या हो जाती है उसके बाद ही सिक्योरिटी फोर्सेस आतंक का खात्मा कैसे करते हैं, ये पूछ रही है महबूबा मुफ्ती। इसीलिए सियासी माहौल गरमाया हुआ है। आरोप लगा रही है महबूबा मुफ्ती कि बीजेपी कश्मीर को मजहबी नजर से देखती है, केंद्र की मस्कुलर पॉलिसी को कहती हैं वो कि इसकी वजह से कश्मीर में शांति नहीं आ रही है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद उनके हिसाब से हालात हुए हैं खराब, और वो कह रही है बाकी हिस्सों की तरह हिंदू मुस्लिम करना चाहती है बीजेपी जम्मू कश्मीर में भी। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शलभमणि त्रिपाठी हमारे साथ हैं, गगन भगत नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ, कश्मीरी पंडित सुशील पंडित हमारे साथ है, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, और राजेंद्र मनहस हमारे साथ है पीडीपी का पक्ष रखने के लिए। मेरा पहला सवाल तो राजेंद्र मनहस आपसे है, और सवाल ये है कि पहले सांप सूंघ जाता है, फिर आतंकियों का खात्मा हो जाता है। महबूबा मुफ्ती कहना क्या चाह रही हैं, क्या कहना चाहती हैं? त्यागी जी देखिए, बात यह है कि कश्मीर में आप मुझे अदिति बुला ले। अच्छा अदिति जी, बात यह है कि कश्मीर में जब भी कोई किलिंग होती है तो कोई खुशी के साथ कोई शब्द नहीं बोल सकता। महबूबा जी ने जो अपना दुख का प्रकट किया आज, वो उनके घर जाके किया है। और आपको इतना पता होगा कि आए दिन वहां पर जो किलिंग हो रही है, चाहे वो राहुल भट्ट की हो, चाहे हमारी जो अभी लेटेस्ट जो हमारी आर्टिस्ट है इसकी किलिंग हुई हो, बाकी कोई दिन ऐसा गुजरता नहीं जब वहां किलिंग होती हो। तो जब भी हमारी लीडर का कोई बयान आता है तो मैंने तकरीबन देखा है कि उसको तोड़ मोड़ के ये पेश करते हैं, और जब वो कोई सच्चाई की बात करते हैं तोड़ मरोड़ तो क्या है? अभी आपने सुना कि नहीं सुना उन्होंने क्या कहा कि पहले सांप सूंघ जाता है और फिर आतंकियों का खात्मा हो जाता है। क्या कहना चाह रही हो आप, मुझे इसका मतलब बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने कहा है उनकी बात में वजन है। वो इसलिए कि जब ये जो हमारे हथियार आते हैं ये कहां से आते हैं? सिक्योरिटी फोर्सेस आए दिन अपनी बात तो करती हैं और किलिंग को रोकने की बात भी करती हैं, मगर जब ये हथियार आते हैं तो किन लोगों से आते हैं? सिक्योरिटी एजेंसियां पीछे लगी, मगर जब किलिंग हो जाती है उसके बाद पकड़े जाते हैं लोग, हथियार कहां से आते हैं? ये एनकाउंटर होते हैं। मगर बात सबसे बड़ी बात ये जो बाहर से पहाड़ से आते हैं तो हमारी तब जो हमारी सिक्योरिटीज होती हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है, वो कहां जाती हैं? वो किलिंग होने के बाद ही क्यों? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बात बिल्कुल सत्य है। जब लोगों में रोष होता है, हम ये नहीं चाहते कि आर्मी की किलिंग हो या आम लोगों की किलिंग हो। जब भी कोई किलिंग होती है उसके पीछे कोई मकसद होता है। ध्यान से, जितने हल्के तरीके से आपने कह दिया हम नहीं चाहते यहाँ आर्मी की किलिंग हो। सर सुनिए, जिसके बारे में आप बात पूछ रहे हैं ना, सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं बहुत देर से सुना, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ सर। सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो आप सवाल उठा रहे हैं ना सर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो आप सवाल उठा रहे हैं, पहली गोली अपने सीने पे खाता है सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़ा हुआ जवान। नहीं सुन लीजिए सर, महबूबा मुफ्ती के घर के बाहर सिक्योरिटी मौजूद रहती है। सुनिए मेरी बात, जिन्हें प्रोटेक्शन मिला होता है अक्सर वही सवाल उठाते हैं, वही सवाल उठाते हैं। पहली सीने पे गोली खाने वाले पर सवाल उठा रहे हैं आप। पहले जो सीने पर गोली खाता है उससे सवाल पूछ रहे हैं आप, उससे पूछ रहे हैं सवाल। जो आपको सुरक्षा मुहैया कराता है आप उससे सवाल पूछ रहे हैं। आप पूछ रहे हैं हथियार कहां से आते हैं? ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में भी कुछ बोलते हैं सर, ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में भी कुछ बोलते हैं। एमएस बिट्टा जो सीने पर खाता है गोली, ये उसी को देते हैं गाली। आम आदमी की बात है, उसको कौन सी सिक्योरिटी है, उसको कौन सा एमएस बिट्टा, उसके पास कौन सा जो तरीकाकार है कि वो आम आदमी बचे, वो कौन सा? देखो त्यागी जी इनकी आवाज को कम कीजिए। ये जो सवाल उठाने वाले, इनको पूछना चाहता हूं, जो कश्मीरी पंडित अभी शहीद हुए, क्या उनके घर में कभी गए? ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। इन्होंने सुरक्षा फोर्सेस के लिए कब खड़े हुए? सुरक्षा फोर्सेस के ऊपर जब गोलियां चलती थी, सुरक्षा फोर्सेस के ऊपर जब पत्थर चलते थे, तिरंगे झंडे का अपमान होता था। वो तिरंगा झंडा हिंदू का नहीं,
हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, ये कभी खड़े हुए? ये राजनीतिक ठेकेदार हैं, ये आतंकवादियों के ठेकेदार हैं जो बेगुनाहों के कत्लेआम होते हैं। हिंदू होता है, मुसलमान होता है, सिख होता है, ये उसके लिए खड़े नहीं होते। ये चाहते हैं रोज, महबूबा चाहती है रोज, अमर अब्दुल्ला चाहता है रोज कि कश्मीर के अंदर बम चले, गोलियां चले, बहनों के सुहाग उजड़े, बच्चे यतीम हो, खून की नदियां बहें, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो और इनको बोलने का मौका मिले। इनको सवाल पूछना चाहता हूं, यासिन मलिक की बीबी ने पाकिस्तान में हिंदुस्तान की हमारी फोर्सेस के खिलाफ, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या आवाज उठाई? अपनी छोटी सी बच्ची को लेके बावक करती है वहां पे। इनको सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सवाल का जवाब इन्होंने दिया? हिंदुस्तान है ये भारत हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का है। आपने कभी सेकुलरिज्म का सबूत देने की कोशिश की? आपने कहा कि हम एक हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम आईएसआई के खिलाफ हैं, हम पाकिस्तान की उन शक्तियों के खिलाफ हैं। कि इन्होंने, किसी ने बोला? ये त्यागी जी हमेशा मौका ढूंढते हैं, ये यही चाहते हैं कि हमारी जबान से आवाज निकले, रोज गोलियां बम चले और उस मुद्दे को बना के इंटरनेशनल कहे कि कश्मीर अभी ठीक नहीं हुआ। अभी मारा, आतंकवादियों ने हमारे जवानों को शहीद किया, 20 आतंकवादियों का भी हमारी फोर्सेस ने ढेर किया। क्या हमारी फोर्सेस क्या आतंकवादियों के आगे झुकती है? 6 साल पहले क्या होता था? दिल्ली से पूछना पड़ता था कि गोली चलाएं या ना चलाएं। अब एक चलाएंगे, सालों के ऊपर 200 चलाई जाती है। आतंकवाद को ठीक करने के लिए अभी 2 साल 3 साल और लग सकते हैं। कोई कंप्रोमाइज नहीं हो रहा, लड़ाई जारी है और ये लड़ाई ऐसी जारी रहेगी, इनको सफाया करके हमारी फोर्स साथ लेगी। ठीक, आप क्योंकि सवाल पूछ रहे थे, जल्दी से जवाब। गगन भगत, पहले आपका जवाब, उसके बाद राजेंद्र मनहस। आदित्य नमस्कार, जितने भी मेरे साथी पैनलिस्ट हैं सभी का नमस्कार। जी न्यूज के सारे दर्शकों का अभिनंदन। अपनी बात रखने से पहले मैं श्रद्धांजलि दूंगा। आज जो लेह में हमारे मारे गए हमारे सेना के शहीद हुए हैं, उनको मैं नमन करना चाहूंगा। और एक बात मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगा, जब देश की सुरक्षा की बात होगी, आतंकवाद की बात होगी, तो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई विपक्षी पार्टी नहीं है, वह पक्षी पार्टी है। वो प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद का सफाया करने में साथ खड़ी है। बात यहां पर हो रही है सुरक्षा की। हम चिंतित है। आज हम अपनी सेना पे कोई नाम कुछ नहीं उठा रहे, कोई आवाज नहीं उठा रहे, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे। कारण क्या है कि सेना है तो देश है, क्योंकि सेना ही सबसे आगे खड़ी होती है गोली खाने के लिए। आज हमारे सुरक्षा बल के जो नौजवान हैं, वो 24 घंटे जो है, जितने भी राजनीतिक व्यक्ति अब राजनीति कर रहे हैं, तो फिर आप ये महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं से क्या कहेंगे, जो कह रही है पहले तो सांप सूंघ जाता है और फिर ये कहते हैं कि हमने आतंकियों को मार दिया? क्या कहेंगे आप? इसमें सियासत नहीं करते? हाँ देखिए, कोई सियासत नहीं होनी चाहिए आतंकवाद पे। आतंकवाद का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। जो भी मारा जाता है वो हिंदुस्तानी मारा जाता है, भारतीय मारा जाता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो आतंकवाद को हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते, हम बिल्कुल इसके खिलाफ खड़े हैं और हम प्रधानमंत्री के, अपनी सेना के, सुरक्षा बलों के साथ खड़े हैं। हम लोग इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। राजेंद्र मनहस ये तो कह रहे हैं कि हम तो सिक्योरिटी की जब बात होती है तो फिर तो उसमें कोई चॉइस है ही नहीं। ये बात महबूबा मुफ्ती को समझ नहीं आती है? जो सेपरेटिज्म की पॉलिटिक्स करते हैं वो मजबूरी है उनकी? मजबूरी नहीं, वोट की लड़ाई है। वोट की भी मैडम देखिए, जब किसी की किलिंग होगी, चाहे आर्मी की होगी चाहे सिविलियन की होगी, कोई नहीं चाहता कि यहाँ मरे। मगर जहाँ कहीं ना कहीं बीच में सिक्योरिटी की जो लूज हो जाती है, बीच में कहीं जब ये सामने गन आके किसी को किलिंग करती है, उसके बाद ही मसला होता है। तो मैडम ने उस पर बात उठाई है कि ऐसा क्यों? एक तरफ तो कहते हैं हर जगह पीस है, हर जगह शांति है, तो अगर एक जगह ये दिखाई जा रहा है कि स्पेशल शलम त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि एक तरफ आप कहते हैं पीस है, दूसरी तरफ टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, आपका जवाब? हेलो आदिति, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, पीडीपी से राजेंद्र मनहास जी को और नेशनल कॉन्फ्रेंस से गगन भगत जी को देख के अच्छा लग रहा है कि चलिए वहां पर इन दोनों दलों में भी कुछ हमारे भाइयों को रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा है। बहुत समय बाद ये भाई बोलते हुए नजर आ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बदलाव है, जिस बदलाव का जिक्र हम सब कर रहे हैं। और जो इन दोनों लोगों की जो मैंने बात सुनी, इन दोनों की बात भी अगर सुनिए तो मुझे लगता है कि दोनों ही दलों से
कई बार इस तरह की जो भावना है, उस तरह की उम्मीद कम रहती है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अच्छा लगा राजेंद्र मन्हास जी ने कहा, पर जरा उनको अपने नेता से पूछना चाहिए कि वो देश की बात अगर कर रहे हैं राजेंद्र जी, तो उनकी पार्टी के जो नेता है उनको कश्मीर की जो असेंबली है उसके ऊपर तिरंगा अच्छा नहीं लगता, उनको धारा 370 आज भी चाहिए। उनको जब पैलेट गन की बात आती है तो उसका वो विरोध करती है पत्थरबाजों के खिलाफ। आज जिस तरह का वक्तव्य उन्होंने सेना के खिलाफ दिया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर राजेंद्र मन्हास जी को भी ये बात अपने नेतृत्व में करना चाहिए कि आखिर ये हिंदू मुस्लिम की बात कहां से आ रही है। ये तो जो आतंकवादी है वो इस कदर बौखलाए, उनको लगता है कि उनका सारा खेल खत्म हो रहा है, वो पूरी तौर पर उनका जो षड्यंत्र था वो खत्म हो रहा है। किलिंग्स हो रही है शलम मनी त्रिपाठी से लेकर मौजूदा हालात में सवाल तो है। हाँ बिल्कुल नहीं, सवाल मैं कहता रहा हूँ, सवाल है पर उसका जवाब भी है। जवाब ये कि आज देखिए कश्मीर मुख्य धारा से जुड़ रहा है। मैंने अभी कुछ दिन पहले कोशिश की कि कश्मीर में कुछ लोग जाना चाहते थे, टिकट्स नहीं मिली, इतनी ज्यादा हवाई जहाज के टिकट महंगे थे। लोग वहां पे जा रहे हैं बड़ी संख्या में, वहां पर लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, और यही कारण है कि टेररिज्म जो है, जो टेररिस्ट है, उनके सामने बौखलाहट इस स्तर पे है कि अब उन्होंने देखिए किनको किनको मारना शुरू कर दिया। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, पर अब वो किस तरह की किलिंग करने पे आ गए हैं आप वो देखिए, वो उनकी बौखलाहट है। और कोई भी चीज जब खत्म होती है, खात्मे की तरफ जा रही होती है, तो आज जो टेररिज्म को लेकर कश्मीर के अंदर दिखाई दे रहा है कि एक बौखलाहट है, वो किसी टीवी एक्ट्रेस को मार रहे हैं, कभी किसी। जी अदिति जी, महबूबा मुफ्ती पूछ रही है, सांप सूंघ जाता है और फिर बदला ले लेते हैं। महबूबा मुफ्ती जी जब खुद मुख्यमंत्री थी तो सेना के अफसरों पर FIR, जब बुरहान वानी मारा जाता था एनकाउंटर में तो उसके घर मुआवजा लेके पहुंच जाता। महबूबा मुफ्ती कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं, लेकिन उनका दिल किस तरफ है ये दुनिया जानती है। उनकी पार्टी ने तो एक मैनिफेस्टो अपना, जिसको सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट कहते हैं, उसमें यह तक लिखा है कि कश्मीर में पाकिस्तान की करेंसी चलनी चाहिए भारत की करेंसी के साथ। उसमें यह लिखा है कि कश्मीर का जॉइंट मैनेजमेंट होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। उसमें यह भी लिखा है कि जिस LOC पर हमारे जवान दिन रात गश्त देते हैं, पहरा देते हैं ताकि आतंकवादी घुस ना आए, उस LOC को खोल देना चाहिए, ओपन बॉर्डर्स होने चाहिए ताकि पाकिस्तान से कोई भी आए यहां पर हत्या और रक्तपात फैलाने। उनकी पार्टी तो कहती है कि कश्मीर में शरिया लागू होनी चाहिए। ये वो महबूबा मुफ्ती हैं। तो इनकी बात का क्या जवाब दिया जाए? ये कैसे भारत की राजनीति में अभी भी बनी हुई हैं? इन पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों चलता है? मैं इस बात से परेशान। इन्होंने जब PDP बनाना शुरू किया था, उससे पहले ये हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जिस तरह मिक्स्ड अप थी, तो अटल जी ने अपने मंच पर चढ़ने से रोक दिया था इनको। 2003 की बात है जब वो वहां रैली करने पहुंचे थे। इनके पिता तत्कालीन मुख्यमंत्री मंच पर आ सके, लेकिन महबूबा मुफ्ती उनकी बेटी मंच पर जगह नहीं पा सकी तब। यह है उनकी पृष्ठभूमि। इनके विषय में तो आगाह करते हुए MK नारायणन, जो हमारे NSA रह चुके हैं पूर्व, उन्होंने तक कहा था कि महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। यह तब की बात है जनवरी की, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद दिवंगत हो गए थे 7-8 जनवरी को 2016 में। यह उनकी पृष्ठभूमि है। इनके बारे में यह आकलन है हमारी गुप्तचर एजेंसियों के मुखियाओं का, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का, जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं होता। वो एक IPS ऑफिसर रिटायर्ड थे। ये पृष्ठभूमि की महिला है ये। तो इनसे हम क्या अपेक्षा करेंगे? ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि वो भारत की राजनीति में है और उनका दल फल फूल रहा है। और अभी आपने वाजपेयी साहब का जिक्र किया था, ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ सरकार भी चलाई है, हालांकि बाद में इसे महामिलावट भी बताया गया। बिट्टा साहब जी। देखो त्यागी मैडम जी, पुलवामा की जब घटना हुई उसकी कौन जिम्मेदार है? महबूबा मुफ्ती उसकी जिम्मेदार है। महबूबा मुफ्ती ने उस वक्त सारे बैरिकेड, सारे रास्तों को खोल के रख दिया, नहीं तो हमारे 40 जवान शहीद ना होते। मैं पूछना चाहता हूं, इन सबसे सवाल पूछना चाहता हूं कि पंजाब की बार बार चर्चा करता हूं, इतना पुराना आतंकवाद खालिस्तान बनने वाला था, कब ठीक हुआ? कांग्रेस भी, बीजेपी भी, CPM भी, CPI भी, अकाली दल जब एक मंच पे एक हुए, हमें आतंकवाद को समाप्त करना है, हमें बहनों के सुहागों को बचाना है, खून की नदियां बहानी बंद होनी है, मौत का कफन बांधा, 36,000 लोगों की शहादत हुई, हर पॉलिटिकल पार्टी की शहादत हुई।
आतंकवाद समाप्त हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो खुल करके कहती है कि हम एक हैं, बीजेपी हो या महबूबा मुफ्ती की हो या अमर अब्दुल्ला की हो, क्या आतंकवादियों के लिए ये खड़े नहीं होते? बीजेपी से नफरत क्यों? इनकी आपसी लड़ाई लड़ सकते हैं, पर आतंकवाद के ऊपर कांग्रेस और बीजेपी पंजाब में एक थी जब पंजाब में आतंकवाद को समाप्त किया। क्या महबूबा मुफ्ती और अमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला इसके ऊपर खड़े होंगे? जब किसी कश्मीरी पंडित का खून बहता है, किसी बहन का सुहाग उजड़ता है, घरों में मातम छाया जाता है, क्या महबूबा मुफ्ती, अमर अब्दुल्ला, उस कश्मीरी पंडित अपने भाई के घर में जाते हैं? मेरा इनसे एक सवाल है। इसका मतलब यह है इनके अंदर जहर है, ये आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, ये चाहते हैं रोज बम ब्लास्ट हो, ये चाहते हैं जवानों के ऊपर गोलियां चले और हम पूरे दुनिया को तस्वीर बताएं कि 370 धारा हटने के बाद अभी गोलीबारी जारू है और ये राजनीति लाशों पे, आतंकवादियों पे राजनीति करते रहे। क्या यासिन मलिक के ऊपर इनकी कोई स्टेटमेंट आई? क्या यासिन मलिक की बीबी ने क्या कहा? पाकिस्तान में हिंदुस्तान के खिलाफ जहर बोला, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जहर बोला, फौज के खिलाफ जहर बोला। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, चलिए आपने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब देती हूँ। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने पूछा ना यासीन मलिक पर उनका स्टेटमेंट आया क्या? यासीन मलिक पर नहीं, यासीन मलिक के ऊपर ही वो स्टेटमेंट था इंडियन जुडिशरी को कमतर बताने का। पाकिस्तान की जुडिशरी को उन्होंने बेहतर बताया था। उन्हें पाकिस्तान की जुडिशरी बेहतर दिखती है भारत की जुडिशरी से। राजेंद्र मनास जो सवाल अभी पूछा एमएस बिट्टा ने, आतंकियों के खिलाफ कब बोलेंगी? सुरक्षा बलों के खिलाफ तो बहुत बोलती है महबूबा मुफ्ती, आतंकियों के खिलाफ कब बोलेंगी? आतंक के खिलाफ कब बोलेंगी? पाकिस्तान के खिलाफ कब बोलेंगी? वक्त वक्त पे मैडम जी सब कुछ बात होती है। सबसे बड़ी बात है आज पीस कैसे हो जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर में पीस या ऐसे थोड़ी होगा जैसे हम यहाँ पर बहस कर रहे हैं। बिट्टा जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मगर बिट्टा जी को पता है जब पंजाब में हो रहा था तो अपने लोगों को कैसे कत्ल किया जाता था, अपने लोगों के खिलाफ कैसे लोग बोलते थे कि कैसे यहाँ हाल होगा। मगर वहां आज वही हालात जम्मू कश्मीर में आज तक बने हुए हैं और महबूबा जी मुफ्ती जी का दर्द जो आपको दिखाई नहीं देता जब वो बात वो दर्द है जो सुरक्षा बलों से सवाल पूछ रही हैं, वो उनकी संवेदनशीलता है, वो दर्द है, वो पीड़ा है, वो तकलीफ है। दर्द लोगों का है, दर्द लोगों के खून का। जैसे आप कह रहे हैं कि आज उनके घर में गई तो उन्होंने क्या शब्द बोले आपको, आपने हमें वो टेप भी सुनाई। और सबसे बड़ी बात है उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू और मुसलमान में फर्क किया जाए। वो तो कह रही है बीजेपी, वो तो कह रही है ना कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उनको इस देश में मुसलमान ही टारगेट दिख रहे हैं, उन्हें मुसलमान ही टारगेटेड दिख रहे हैं। क्या 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 किस तरह का नैरेटिव है ये? किस तरह का नैरेटिव है बिट्टा साहब? और आज कश्मीर के अंदर खाली मुसलमानों का नहीं कत्ल हो रहा, हिंदुओं का कत्ल भी हो रहा, मगर इंसानियत का कत्ल। बोलिए बोलिए बिट्टा साहब बोलिए। जितने भी हमारे यहाँ साथी बैठे हैं, बिट्टा जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, वो आपको जवाब देना चाह रहे हैं। इंसानियत का जो कत्ल, मेरी एक बात मेरी बात इनको रोकिए। ये चीज कैसे आए उस पर बात करनी चाहिए। मेरी बात सुनिए, आपका रोल क्या है बताइए? मैं भी तो एक इंसान हूं, मैं भी तो अपनी जिम्मेदारी उठाता हूं। मैं किसी गवर्नमेंट का नहीं हूं, किसी पार्टी का नहीं हूं। मैं अपनी जिम्मेदारी उठा के उन शहीद परिवारों के घरों में जाता हूं। किसी धर्म किसी मजहब का होता है, हम पूरी आवाज उठा के लोगों को ज्वाइन हैंड अगेंस्ट टेररिज्म, वार अगेंस्ट टेररिज्म, लोगों को मोटिवेट करते हैं। आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सिर्फ आपकी जिम्मेदारी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों की कश्मीर के अंदर गंदी राजनीति, लाशों की राजनीति करना, क्या ये आपकी जिम्मेदारी यही बनती है? क्यों नहीं आप सड़कों के ऊपर मुसलमान मेरे भाई, हिंदू, सिख, ईसाई क्यों एक होकर सड़कों में पंजाब की तरह नहीं आते? एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठाने वाले, हिंदू समाज के ऊपर सवाल उठाने वाले, मैं उनको एक सवाल पूछता हूं। जब कश्मीर के अंदर बाढ़ आई थी उसमें पिता बुजुर्ग सब लोग बचाने वाले कौन थे? फोर्सेस के लोग थे, फोर्सेस के लोग थे। नरेंद्र मोदी जी ने रोका तो नहीं था कि किसी मुसलमान भाई को नहीं बचाना। उसने कहा मुसलमान मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, हर एक को बचाना है। उस वक्त कहाँ थे आप? कहाँ थे आप लोग? चलिए मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर रोकना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस डिस्कशन में शामिल हुए हैं। हम जल्द लौट रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर, राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर सस्ती सियासत, और बड़ा सवाल आज ये भी उठना चाहिए कि इस तरह के स्टेटमेंट से
वोट मिल सकता है क्या? खुद आप सोचिए और फैसला कीजिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.